हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती है सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में हम सारा मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, उन सारी बातों के बारे में हम सारा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पूरे जोश के साथ। राइट, ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है क्या है लोकोमोशन और क्या है मूवमेंट। अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से मैं अपने हाथ आप हिला रही हूं या मेरी आईज में ब्लिंकिंग हो रही है, ये एक मूवमेंट है। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं इस तरीके से बैकवर्ड मूव कर रही हूं या फिर फॉरवर्ड मूव कर रही हूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ऑल्सो पोजीशन भी चेंज हो रही है। आपकी पर्टिकुलर लोकेशन से आप इधर से उधर जा रहे हैं, तो जहां पर आपकी पोजीशन चेंज होए, राइट, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, तो वही कहलाता है आपका लोकोमोशन। तो देख लेते हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि मूवमेंट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग की, जो इन्वॉल्व करती है चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स और द होल बॉडी, और लोकोमोशन अ टाइप ऑफ मूवमेंट दैट रिजल्ट्स इन द चेंज इन लोकेशन और पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, फ्लाइंग हो गया, आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वो कहलाएगा आपका लोकोमोशन। तो ये समझ में आया होगा आपको, राइट। तो जितने भी सारे आपके लोकोमोशन होते हैं वो मूवमेंट्स इन्वॉल्व करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे देख लेते हैं कि टाइप ऑफ मूवमेंट्स। आपने देखा होगा कि सूडोपोडिया अमीबा में आपको पढ़ा है आपने, वो अमीबॉइडल मूवमेंट दिखता है फूड कैप्चर करने के लिए, और आप WBC में भी ये चीजें देखते हैं। मैक्रोफेजिस में भी अमीबॉइडल मूवमेंट देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। सीलियरी मूवमेंट आपने सीलिया में देखा है, जो कि किस वजह से होता है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन जब सीलिया के होते हैं तब वो मूवमेंट हो रहा होता है, राइट। देन हमारा थर्ड क्या है, मस्कुलर मूवमेंट। और हमारा सीलियरी मूवमेंट कहाँ पे मिलता है? इंटरनल ट्रैक्ट में भी मिलता है, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और फेलोपियन ट्यूब में भी मिलता है। मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो आप जैसे वॉक कर रहे हैं तो वो एक तरीके का मस्कुलर मूवमेंट कहलाएगा। चूइंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग हो रही है, ये सेवरल मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी में। तो टाइप ऑफ मूवमेंट्स, पहले हमने मूवमेंट देखा, मूवमेंट क्या है, देन अपना हमने समझा कि लोकोमोशन क्या है, देन टाइप्स देख लिए कि अमीबॉइडल मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट और हमारा मस्कुलर मूवमेंट। तो ये तो बेसिक है। अभी आगे चल के हम देखेंगे कि मसल टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्लास में। देन हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। तो जो मसल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती हैं हमारी बॉडी में, किस लिए सबसे ज्यादा मसल्स का इन्वॉल्वमेंट किस में है? आपके मूवमेंट में। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि मसल्स कितने टाइप्स की पढ़ी है। आपने 3 टाइप्स की पढ़ी हुई है, स्केलेटल मसल, आपकी स्मूथ मसल, आपकी कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स में आपने पढ़ा हुआ है कि वो क्या होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, राइट। ऑल उनमें स्ट्रेशंस यानी कि लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स आपकी इनवॉलेंट्री होती हैं, ऑल्सो कार्डियक मसल्स भी आपकी इनवॉलेंट्री होती हैं। देख लेते हैं सारी चीजें। स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड मसल, अभी बताया मैंने आपको कि लाइट एंड डार्क बैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। लाइट एंड डार्क बैंड्स आपके इधर पे मिलते हैं, स्ट्रेटेड हैं, वॉलेंट्री हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, अटैच टू स्केलेटल, रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड वॉलेंट्री मूवमेंट। तो जो मूवमेंट सबसे ज्यादा बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए ये सारी मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं, राइट। जिसमें एग्जांपल आ जाता है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल। स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स में आपको डार्क और लाइट बैंड्स देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। इसलिए इनको कहा जाता है नॉन स्ट्राइटेड मसल। इनवॉलेंट्री होती हैं, मैंने बताया आपको, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। आपने देखा इस तरीके से क्वेश्चन भी बन जाते हैं
कि जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाती हैं आपको, किसकी, मसल्स की, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, राइट। तो अभी हमने देखा स्केलेटल मसल्स हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि एक से ज्यादा आपका वहां पे न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जबकि आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं वहां पे अब वो यूनी न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है, राइट। और ये कहाँ पे मिलती हैं, ये मिलती हैं आपकी फाउंड इन वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल, रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मतलब कि हमारी विल के अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं, जो हम चाहते हैं। जैसे अब मैं हाथ को इधर करना चाहूं तो मैं कर पा रही हूं, तो ये मेरा हो जाएगा वॉलेंट्री एक्शंस। जो एक्शंस हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं अपनी बॉडी में, राइट, वो कहलाएंगे इनवॉलेंट्री। तो यही इसका मतलब है कि जो ये स्केलेटल मसल्स होती हैं ये वॉलेंट्री होती हैं, और आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो आपकी इनवॉलेंट्री होती हैं। अब जैसे कार्डियक मसल्स की बात कर लेते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं, इनमें भी लाइट एंड डार्क बैंड्स पाया जाता है। क्योंकि आप देखो जो हार्ट्स की मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स का एग्जाम्पल है। उसको अब आप देखिए दिल धड़क रहा है तो आप उसको रोक थोड़ी ना सकते हैं, तो ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। तो हम अपनी विल के अकॉर्डिंग जो एक्शंस कर रहे हैं थ्रू मसल्स वो कहलाएंगे वॉलेंट्री, और विदाउट आवर विल जो एक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में या डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं वो आपके कहलाते हैं क्या, इनवॉलेंट्री। इसीलिए कार्डियक मसल भी कहलाएंगी इनवॉलेंट्री, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, फाउंड इन हार्ट, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो कार्डियक मसल्स आपकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं, राइट। तो ये मसल्स के टाइप भी समझ में आ गए। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है आपका, आगे हम देखेंगे, क्योंकि स्केलेटल मसल्स, अब पूरी बॉडी में स्केलेटल मसल्स आपकी बहुत ज्यादा हैं, और आपकी एनसीईआरटी में स्केलेटल मसल का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरीके से स्केलेटल मसल्स। आप पहले ये डायग्राम देख लो, क्योंकि ये जो डायग्राम है इसके बेसिस पे ही आपको सारा समझाऊंगी कि क्या क्या पार्ट्स है स्केलेटल मसल में, राइट। तो देख लेते हैं, स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल, जिनको फेसिकल बोलते हैं, जो कंटेन करती है मसल फाइबर, और वो कंटेन करता है मायोफाइब्रिल्स। अब आप बोलेंगे कि मैम ऐसे समझ में नहीं आया। देखो आप रोल्स खाते होंगे, राइट, वेज रोल्स खाते हैं आप, तो उसमें आप देखेंगे कि लेयर बाय लेयर आपको दिखता रहता है, राइट। पहले आप देखते हैं कि एक लेयर होती है मैदा की, देन उसमें फिलिंग होती है, देन अंदर कुछ और होती हैं वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से हमारी मसल्स में भी, उसको अगर आप कट करेंगे ना अपने वेज रोल को, उसी तरीके से हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर होता है मसल्स का। तो हमारी मसल्स किससे मिलकर बनी होती हैं, फेसिकल्स। लिखा हुआ है कि मसल्स मेड अप ऑफ मसल बंडल। जब डायग्राम में दिखाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो मसल बंडल यानी कि हमारे फेसिकल्स से मिलकर बनी होती हैं, और हमारे फेसिकल्स किससे मिलकर बने होते हैं, मसल फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं। मसल फाइबर्स किससे मिलकर बने होते हैं, मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल्स में आपके पाए जाते हैं थिन और थिक फिलामेंट, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन आपके मिलते हैं। ये डायग्राम पहले देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरे मसल का डायग्राम है। अब देखो यहाँ पे एक मसल आपको दिखाई गई है, मानो ये आपकी मसल्स, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये आप पूरा मसल्स का ही डायग्राम है। तो यहाँ पे ये फेसिकल्स हैं, आप देखें तो मैंने बताया आपकी जो मसल है वो मिलकर बन रही है फेसिकल्स से। तो ये दो फेसिकल्स आपको दिख रहे होंगे, राइट। तो स्केलेटल मसल्स मेड अप ऑफ फेसिकल्स और मसल बंडल, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको। रुको मैं आप दूसरा कलर ले लेती हूँ, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक कलर मैं ले लेती हूँ, गिव मी अ मिनट। देखो जैसे ये इधर एक आपको फेसिकल दिख रहा है, तो जो हमारी मसल है, अब इस तरीके से चलेंगे कि ये हमारी मसल हो गई, मसल मिलके बनी है आपके फेसिकल से। और फेसिकल किससे मिलके बना हुआ है, मैंने बताया आपको फेसिकल हमारा मिलकर बना हुआ है मसल फाइबर्स से। डायग्राम में देख लेते हैं, ये हमने फेसिकल देखा, और फेसिकल के अंदर क्या है आपके, ये मसल्स फाइबर हैं, जिनको हम मसल सेल भी कहते हैं। तो पहला हमारा हो गया मसल, देन हमारा हो गया फेसिकल,
और फेसिकल किससे मिलकर बना है? फेसिकल मिलकर बना है मसल फाइबर्स से, मसल फाइबर्स से मिलकर बना हुआ है, राइट। देन उसके बाद हमारा आ जाता है मसल फाइबर में क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स के बाद हमारे एक्टिन एंड मायोसिन आ जाते हैं, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। यहाँ पे आप लिख लो क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मायोफाइब्रिल्स होते हैं, राइट। तो मायोफाइब्रिल्स होते हैं और मायोफाइब्रिल्स में क्या होते हैं? आपको मिलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन मिल रहे होते हैं आपको, राइट। तो ये चार्ट आपको समझ में आया होगा पूरा अच्छे से। मैं पूरा अच्छे से लिख भी देती हूँ, रुक जाओ, गिव मी अ मिनट। पूरा अच्छे से आपके लिए लिख देती हूँ इधर पे, आप देख लीजिएगा, राइट। गिव मी अ मिनट। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? हमें मिलेगी मसल, राइट, मसल मिलेगी। देन मसल किससे मिलकर बनी हुई है? फेसिकल्स से, फेसिकल्स से मिलकर बनी हुई है, राइट। देन फेसिकल किससे मिलकर बने हुए हैं? मसल फाइबर से, राइट, मसल फाइबर से मिलकर बने हुए हैं। देन मसल फाइबर किससे मिलकर बने हुए हैं? ये मैं इसलिए बता रही हूँ जैसे आप वेज रोल खाते हैं उसी तरीके से हमारी मसल होती है कि एक लेयर है आपकी, किसकी? आपकी फेसिकल्स की। फेसिकल के बाद एक और लेयर आ रही है आपकी, वो किसकी आ रही है वो देख लेते हैं। तो यही इसलिए ये सारी चीजें लिख रही हूँ कि मसल फाइबर आ जाएंगे। मसल फाइबर किससे मिलकर बने होते हैं? आपके मायोफाइब्रिल्स से मिलकर बने होते हैं, मायोफाइब्रिल्स से मिलकर बने होते हैं। देन मायोफाइब्रिल्स आपके मिलकर बने होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मायोसिन से मिलकर बने होते हैं। तो आप देख सकते हैं, राइट, कि हमारी मसल्स होती हैं, फिर मसल्स मिलकर बनी होती है फेसिकल, जिनको मसल बंडल भी कहते हैं। फेसिकल मिलके बने होते हैं मसल फाइबर, जिनको हम मसल सेल भी बोलते हैं। मसल फाइबर्स आपके मायोफाइब्रिल से मिलकर वो बने होते हैं और मायोफाइब्रिल्स में आपके होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। अब देख लेते हैं, अब आपको डायग्राम से क्लियर भी हुआ होगा, राइट। इधर सार्कोलेमा है आपका, डायग्राम से एक बार अगर आप देख लेते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, राइट। तो हमारे स्केलेटल मसल्स मेड अप ऑफ मसल बंडल दैट इज फेसिकल्स कंटेनिंग मसल फाइबर, जो कंटेन करते हैं मायोफाइब्रिल्स, राइट। और मायोफाइब्रिल्स मिलकर बने होते हैं आपके एक्टिन एंड मायोसिन से। तो एक्टिन को बोलते हैं हम थिन फिलामेंट और मायोसिन को बोलते हैं थिक फिलामेंट। और एक्टिन किससे मिलकर, एक्टिन के पास क्या क्या होता है? एक्टिन के पास सर्टेन और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, जो होते हैं आपके ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन क्या है, इनका स्ट्रक्चर हम अभी आगे पढ़ेंगे, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका? एक्टिन का एंड मायोसिन का। और मायोसिन कंटेन करता है, मायोसिन हेल्प करता है आपका क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और आपका जो मायोसिन होता है उसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं और वो मिलकर बना होता है आपके मीरो मायोसिन से। ये सारी बातें करेंगे अभी। सार्कोलेमा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी? मसल फाइबर की। और सार्कोप्लाज्म होता है आपका साइटोप्लाज्म, जो कि कंटेन कर रहा होता है आपको मायोफाइब्रिल्स। तो ये चीजें समझ में आई होंगी मसल का स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पूछ लेगा, ऐसे पॉइंट दे देगा, या भी मे बी फ्लो चार्ट दे दे, या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बना दे कि डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के स्ट्रक्चर्स जो भी हमने पढ़े उनके फंक्शंस पूछ ले आपसे, या उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछ ले। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। और ये जो मैंने फ्लो डायग्राम आप लोगों के लिए, जो ये फ्लो डायग्राम मैंने बनाया है उसको भी आप याद रखें, राइट। तो ध्यान देंगे सारी बातों पे। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और डायग्राम है आपका। ये मैं ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन की बात कर रही थी। अब ये डायग्राम है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एनाटॉमी ऑफ मसल फाइबर शोइंग सार्कोमियर एंड शोइंग मसल फाइबर शोइंग अ सार्कोमियर, और एक सार्कोमियर का डायग्राम्स इधर डायग्राम में दिखाया गया है। अब आपने एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपने पढ़ा होगा ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, एच जोन क्या होता है, एम लाइन, जेड लाइन, ये सब क्या है। तो जहां पे सिर्फ आपका एक्टिन ही प्रेजेंट है
यानी कि थिन फिलामेंट ही प्रेजेंट है, अभी डायग्राम से भी समझाऊंगी, वो कहलाएगा आपका आई बैंड। जहां पे एक्टिन मायोसिन दोनों ही आपके प्रेजेंट है वो कहलाएगा आपका ओ बैंड। जहां पे आपका सिर्फ मायोसिन ही प्रेजेंट हो रहा है, यानी कि सिर्फ आपको इस डायग्राम में मायोसिन ही मिल रहा है, वो आपका कहलाएगा एच जोन। देन पूरा जहां पे जो जितने भी पूरी लेंथ है आपकी मायोसिन की, राइट, जो कि थिक फिलामेंट है, वो कहलाएगा आपका क्या, ए बैंड। और यहाँ पे आपको एक जेड लाइन देखने को मिलती है, राइट। तो देख लेते हैं मैम किसकी बात कर रही है, गिव मी अ मिनट। देखो यहाँ पे सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है क्या, एक्टिन। देखो ये सारा एक्टिन देखने को मिल रहा है आपको, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका आई बैंड। लिख देती हूं मैं यहाँ पे आपके लिए। देखो ये सारा आपका इधर एक्टिन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अगर आप देखो तो ये वाला जो सारा है हमारा एरिया, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्टिन फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं, राइट। गिव मी अ मिनट, पूरा मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से दिखे, इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखे। ये देखो यहाँ पे पूरा आपको सिर्फ ये एक्टिन देखने को मिल रहा है, देख रहे हो ना, ये यहाँ पे सिर्फ ये एक्टिन है, एक्टिन देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक्टिन फिलामेंट जहां पे प्रेजेंट होंगे वो कहलाएगा आपका क्या, आई बैंड। तो यहाँ पे लिख लो आई, ये है हमारा आई बैंड। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक्टिन भी आपको देखने को मिल रहा है, मायोसिन भी मिल रहा है, तो ये कहलाएगा आपका ओ बैंड। ओ बैंड मतलब ओवरलैपिंग, यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन की ओवरलैपिंग हो रही है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ मायोसिन आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये आपका कहला रहा है क्या, एच जोन, राइट। देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है एनसीईआरटी में कि ये आई बैंड है, क्यों, क्योंकि इस वाले पोर्शन से लेके इस वाले पोर्शन तक, गिव मी अ मिनट, इस वाले पोर्शन से लेके यहाँ तक आपको सिर्फ एक्टिन देखने को मिल रहे हैं। क्लियरली समझोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है वो कहलाया जाएगा आपका आई बैंड। जहां पे एक्टिन मायोसिन दोनों ही प्रेजेंट है आपके, वो क्या कहलाया जा रहा है आपका ओ बैंड, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है। जहां पे सिर्फ मायोसिन है वो आपका कहलाएगा क्या, एच जोन। और पूरे मायोसिन की अगर हम लेंथ ले लें तो वो क्या है, हमारा ए बैंड है, राइट। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई डायग्राम से कि किस तरीके से डायग्राम दिखाया गया है। ये पूरी लेंथ आपकी सार्कोमियर की है। तो ये सारी बातें डायग्रामेटिक व्यू देकर भी आपसे पूछ ली जा सकती हैं। तो याद रखिए, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जो मायोसिन की लेंथ है वो बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होती है, ओ बैंड इंक्रीज करता है क्योंकि ओवरलैपिंग होती है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज ओनली स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी जो मायोसिन है उसकी लेंथ डिक्रीज हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मायोसिन की लेंथ डिक्रीज नहीं होती है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओनली यहाँ पे स्लाइडिंग होती है एक्टिन की ओवर मायोसिन। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ लेंगे कि क्या है वो। एक्टिन और मायोसिन की स्लाइडिंग की हमने बात करी है। एक्टिन किस तरीके से सारा कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का वो पूरा हम देखेंगे, राइट। तो देख रहे थे हम, क्या देख रहे हैं कि ओ बैंड समझा, आई बैंड समझा, राइट, एच जोन समझा। तो ये सारी बातें आगे आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है चलो देख लेते हैं। देन बात करते हैं क्या, जो हमारा एक्टिन होता है उसमें सेवरल आपके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, ऑल्सो स्ट्रक्चर क्या होता है मीरोमायोसिन का, सॉरी मायोसिन का, वो सब हम देखेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है किसका, एक्टिन का। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है एक्टिन में, आपको यहाँ पे दो हेलिकली स्ट्रक्चर दिखेंगे कि जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, राइट। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स मूव कर रहे हैं। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये हैं दो आपके एफ एक्टिन जो कि मिलते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ आपके किससे, जी एक्टिन से मिलते हैं आपके। एफ एक्टिन बनते किससे हैं, तो एक्टिन का हम स्ट्रक्चर अभी समझेंगे, राइट।
मायोसिन का भी समझेंगे। एक्टिन के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि एक्टिन कैसे मिलकर बना होता है, 2 हेलिकली अरेंज्ड आपके एफ एक्टिन होते हैं और एफ एक्टिन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं किसके, जी एक्टिन से। और एक्टिन के साथ साथ आपको क्या मिलेगा रन करता हुआ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये ट्रोपोमायोसिन। अब आप अगर देखें तो एक्टिन, 2 एफ एक्टिन के साथ यहाँ पे एक कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जो साथ साथ चल रहा है, रन अलोंग एफ एक्टिन, आपको मिल जाएगा ट्रोपोमायोसिन। तो जो रन कर रहा है 2 एफ एक्टिन के साथ वो है आपका ट्रोपोमायोसिन। और स्ट्रक्चर्स भी आपको दिख रहे हैं जो कि है ट्रोपोनिन। ये एक रेगुलर इंटरवल्स में, ये देखो आप रेगुलर इंटरवल्स में यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन के साथ पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। ये जो 3 सब यूनिट्स हैं ये क्या क्या है, टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी। टीपीसी क्या है, जो कि आपकी ट्रोपोनिन में कैल्शियम बाइंडिंग के लिए हेल्प करती है, राइट। और आपका टीपीटी जो कि ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करती है, ट्रोपोनिन की मैं सब यूनिट की बात कर रही हूँ। टीपीआई क्या है, टीपीआई सब यूनिट है हमारी जो कि इनहिबिशन करती है क्रॉस ब्रिज जो बन रहा होता है एक्टिन और मायोसिन का आपका ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन में, वो इनहिबिशन शो कर रही होती है ताकि रिलैक्सेशन रहे मसल्स का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ही ज्यादा हो जाएगा मसल्स का तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो इनहिबिटिंग सब यूनिट्स हैं उनका होना भी जरूरी है। तो एक्टिन का समझ में आया आपको कि एक्टिन फिलामेंट किस तरीके से है, राइट। तो टीपीसी, ये जो 3 सब यूनिट आपकी दिख रही हैं यहाँ पे, इसको मैंने क्या बोला, एक है हमारी क्या टीपीसी, एक है हमारी टीपीआई। टीपीसी है जो कि कैल्शियम बाइंडिंग के लिए है, टीपीआई है जो कि इनहिबिशन करती है ताकि रिलैक्सेशन भी हो सके मसल में, और एक है हमारी क्या टीपीटी जो कि हमारी ट्रोपोमायोसिन से बाइंडेड है, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, राइट। टीपीटी और ये आपकी टीपीआई, लिख देती हूं मैं इसको, रुको। टीपीआई, टीपीटी, ये याद रखो, टीपीआई, राइट, और टीपीसी। तो ये समझ में आई होगी आपको अभी कि एक कैल्शियम बाइंडिंग के लिए, एक इनहिबिशन के है, एक ट्रोपोमायोसिन से आपकी क्या बाइंड कर रही है। आगे देख लेते हैं। अब ये डायग्राम किसका है, ये क्योंकि देखो अभी तक हमने देखा कि मसल क्या है, मसल किससे मिलकर बनी है, हमने देखा फेसिकल्स से मिलकर बनी है, फिर फेसिकल्स मसल फाइबर्स से, मसल फाइबर्स आपके मायोफाइब्रिल्स जिसमें एक्टिन एंड मायोसिन मिल रहे थे। अब जो एक्टिन एंड मायोसिन है उनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा पीछे से समझाऊं मैं कि हम कहां से कहां पहुंचे, अभी तक हमने मसल्स देखा, पहले मूवमेंट देखा, लोकोमोशन देखा, देन उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स क्या होते हैं मूवमेंट के, देन हमने मसल्स का देखा कि मसल्स के टाइप्स क्या हैं, अपना स्केलेटल मसल्स, अपने स्मूथ मसल्स, अपने कार्डियक मसल्स, देन मसल्स के स्ट्रक्चर्स देख लिए हमने कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं मसल के, फेसिकल्स, मसल फाइबर्स, मायोफाइब्रिल्स, एक्टिन, मायोसिन। अब जो एक्टिन मायोसिन है उनका स्ट्रक्चर भी तो हमें पढ़ना है। अभी हम बात कर रहे हैं एक्टिन फिलामेंट की। तो एक्टिन फिलामेंट 2 एफ एक्टिन से मिलकर बना होता है और वो एफ एक्टिन मिलते हैं किसके पॉलीमराइजेशन से, जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से। उनके साथ साथ आपका क्या मूव कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है आपका ट्रोपोमायोसिन आपके 2 एफ एक्टिन के साथ। रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोमायोसिन पे प्रेजेंट्स होती हैं कुछ सब यूनिट्स जिनको ट्रोपोनिन बोलते हैं। उसमें 3 सब यूनिट होती है, एक कहलाती है टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई। टीपीसी फॉर कैल्शियम बाइंडिंग, टीपीआई इनहिबिशन कर रही होती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ताकि मसल्स में रिलैक्सेशन भी हो सके, और आपकी टीपीटी बाइंड करती है आपकी ट्रोपोमायोसिन से। तो होप अभी समझ में आ गया होगा, जितना भी कंफ्यूजन था क्लियर हो गया होगा आपका। देन हम बात करते हैं मायोसिन के बारे में। मायोसिन मिलके बना होता है मीरोमायोसिन से, जिसमें जो कि हम डायग्राम देखेंगे मायोसिन का, जिसमें आपका ग्लोब्यूलर हेड भी होगा, शॉर्ट आर्म होगी, टेल होगी, एटीपीएस बाइंडिंग साइट्स भी होंगी। क्यों चाहिए एटीपीएस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कराना है मसल का तो एनर्जी तो आपकी रिलीज होगी। किस तरीके से ये क्रॉस ब्रिज बनता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे है आपका हेड, ये मायोसिन है,
जो कि मोनोमर है एक, और इसको हम एक मीरोमायोसिन का डायग्राम देख रहे हैं, क्योंकि ये भी जो मायोसिन होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ मीरोमायोसिन से बनता है। तो देख लेते हैं कि ये डायग्राम क्या है, राइट। तो यहाँ पे देखो हेड दिखेगा आपको, हेड में आपको क्या क्या मिल रहा है, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स मिल रही हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट्स मिल रही हैं, क्रॉस आर्म इसको हम बोल रहे हैं, ये आपकी हो जाएगी टेल, राइट। और ये है आपका क्या, शॉर्ट आर्म, इसको हम शॉर्ट आर्म बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये काफी पूछ लिए जाते हैं, इनकी लेबलिंग पूछ ली जाती है आपके नीट के एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे सारी चीजें, राइट। तो ये वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं नोट्स की फॉर्म में, इसको अच्छे से समझ लेना, आप पढ़ भी सकते हो। आपके लिए मैंने अभी पूरा समझाया, आपको समझा देती हूँ कि ईच एक्टिन फिलामेंट मेड अप ऑफ 2F एक्टिन, जो कि हेलिकली बाउंड करते हैं। देख लिया हमने कि जो हमारे एक्टिन्स थे वो हेलिकली बाउंड कर रहे थे, राइट। एक्टिन मिलकर बने हुए हैं एफ एक्टिन से, और जो हमारा एफ एक्टिन है मैंने बताया था आपको, वो पॉलीमर है किसका, पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन्स। तो जो दो फिलामेंट होते हैं अनदर प्रोटीन के, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन का मैंने बताया कि वो रन करता है थ्रू आउट द लेंथ जो हमारे एक्टिन की हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनके साथ। देन a complex protein troponin distributed at regular interval on tropomyosin, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। रेगुलर इंटरवल्स में आपके क्या प्रेजेंट हो रहे थे, वहां पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट हो रहे थे। इन रेस्टिंग स्टेज अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। वही मैं बात कर रही हूं आपकी कि जब रेस्टिंग स्टेट होती है, जो सब यूनिट होती है ट्रोपोनिन की, वो मास्क कर लेती है एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। तो वही बता रहे थे हम कि उसमें एक इनहिबिटिंग स्ट्रक्चर भी होता है टीपीआई। तो जब रेस्टिंग स्टेज में होती है मसल्स, तो ये वहां पे मास्क कर लेती है ताकि एक्टिन और मायोसिन का आपस में लिंकेज ना हो, वो क्रॉस ब्रिज ना बनाए और आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन वहां पे ना हो, राइट। समझ आया। देन ईच मायोसिन की बात करें तो वो एक थिक फिलामेंट बोलते हैं, वो भी पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है जिसमें मोनोमर्स होते हैं आपके मीरोमायोसिन, अभी हमने देखा, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका क्या, वन थिक फिलामेंट। आगे देख लेते हैं इसके बारे में और क्या कहा गया है। ऑलरेडी हमने डायग्राम में सब कुछ समझ लिया है कि क्या क्या है, ये नोट्स में आपको ये समझा रही हूं ताकि आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से ये वाले पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो मायोसिन में हमने 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे, ग्लोब्यूलर हेड देखा, शॉर्ट आर्म देखी, टेल देखी, जिसको हम हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं हेड को, और हम किसको, टेल को बोलेंगे लाइट मीरोमायोसिन। यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको हम हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, राइट। समझ में आया होगा आपको। देन जो हैवी मीरोमायोसिन है, हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट टुवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट नोन एज क्रॉस आर्म के बारे में बात कर ली। ग्लोब्यूलर हेड के पास एटीपीएस एंजाइम होता है और एक्टिव साइट होती है एटीपी के लिए, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑलरेडी आपको समझा दिया एक्टिन एंड मायोसिन का। मैं पानी पी लेती हूँ आपको, इतने आप ये वाला डायग्राम देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ है, राइट। गिव मी अ मिनट। देखो, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो बहुत सारे सिग्नल्स आपकी बॉडी में जाते हैं, विदाउट सिग्नल तो कोई काम हो नहीं सकता। तो अगर आपको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है तो आपका सिग्नल जाएगा सीएनएस से, राइट। सिग्नल जाएगा तो वहां पे कैल्शियम चैनल्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, वहां फिर आपका एसिड, मैं ये आपको मोटी मोटी बातें बता रही हूँ, अभी हम इसके बारे में समझेंगे भी। देन आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा,
वो रिलीज हो जाएगा, वो एक्टिवेट कर देगा आपके कौन से रिसेप्टर्स को, आपके सोडियम चैनल्स को वो एक्टिवेट कर देगा। देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके कैल्शियम, उस डीपोलराइजेशन से कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, कैल्शियम्स आपका रिलीज होने लगेगा। कैल्शियम रिलीज होने लगेगा तो वो बाइंड कर जाएगा आपका टीपीसी पे, तो टीपीसी पे बाइंड हो जाएगा। देन अनमास्क हो जाएंगी वहां पे जो साइट्स थी, तो वहां पे आपका जो कि एक्टिन और मायोसिन को रोक रखा था, किस लिए, ताकि वो क्रॉस ब्रिज ना बना सके। जब ये सारी एक्टिविटीज होंगी, आई नो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी हम डायग्राम से समझेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये जस्ट मैं आपको मोटी मोटी बातें ऊपर से समझा रही हूँ। फिर क्या होगा, देन फिर आपका यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है कि मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। इसके बारे में ऑलरेडी मैम ने आपको बता दिया है कि जो आपकी स्लाइडिंग होती है किसकी होती है, थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, यानी कि जो स्लाइड करता है वो आपका एक्टिन करता है मायोसिन की ऊपर। यहाँ पे किसी की शॉर्टनिंग नहीं हो रही होती है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि आपकी मायोसिन का ये वाला याद रखें कि मायोसिन की लेंथ डिक्रीज हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही होती है आपकी थिन ओवर थिक फिलामेंट। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट अलग तरीके से दे दिया जाएगा कि क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपके असर्शंस और रीजंस के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे लिख दें स्लाइडिंग ऑफ थिक फिलामेंट ओवर थिन फिलामेंट। तो अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी कि यहाँ पे सिर्फ स्लाइडिंग हो रही है किसकी, आपकी थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। तो अब देख लेते हैं स्टेप्स के बारे में कि स्टेप्स क्या क्या है हमारे, कि इंपल्स आई आपकी कहाँ से, सीएनएस से, कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, वहां पे फिर आपका रिलीज हो गया एसिटाइल कोलिन। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ सार्कोलेमा में, उसने रिलीज करा कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, राइट। इसी के बारे में मैं बात कर रही थी, ठीक। देन आपका यहां से कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम बाइंड करा टोपोनिन से, उसने अनमास्क किया एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, जहां से फिर एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी फ्रॉम एटीपी, मायोसिन बाइंड टू एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, एक्टिन पुल्स टुवर्ड सेंटर ऑफ ए बॉन्ड, एज जोन डिसअपियर हुआ, एज जेड लाइन पुल्स इनवर्ड, उससे हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर का। अगर ये रिपीटेड एक्टिवेशन हो जाए मसल्स का, एनारोबिक ब्रेकडाउन हो जाएगा ग्लाइकोजन का और एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से आपका मस्कुलर फटीग हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है। तो ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं आपको याद होने चाहिए कि किस तरीके से सिग्नल आया सीएनएस से, देन आपका एक्टिवेशन हो गया, कैल्शियम रिलीज होने लगा, देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया सार्कोलेमा में, जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम बाइंड हुआ किससे, आपके ट्रोपोनिन से, क्योंकि वहां पे टीपीसी प्रेजेंट था, टीपीसी जो कि कैल्शियम बाइंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल था। देन फिर क्या हुआ, अनमास्क हो गई साइट्स फॉर मायोसिन, एनर्जी जनरेट हुई, एनर्जी जनरेट होने के बाद क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, देन आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अगर ये रिपीटेड वे में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता रहे तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को हम मसल फटीग कहते हैं। ये स्टेप्स याद रखना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू में यही स्टेप्स अलग तरीके से पूछ लिए जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो रही है, राइट। तो आपका एटीपी यहाँ पे रिलीज हो रहा है और इधर अगेन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे एक्टिन का एक्टिन आपका स्लाइड हो रहा है ओवर मायोसिन। यही है आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। देयर इज अ रोटेशन और स्लाइडिंग ऑफ किसका, एक्टिन ओवर मायोसिन। ये बात ध्यान रखना कि मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है कैसे, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर आपका क्या, थिक फिलामेंट। समझ में आई बात। तो ये वाली बातें भी क्लियर हो गई आपको कि किस तरीके से आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, आपके स्केलेटल सिस्टम की, जो कि आपको प्रोवाइड करता है क्या, शेप, सपोर्ट एंड आपका प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम अभी तक हमने सारा मसल्स के बारे में पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया।
अब हम देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आपका हेड आ जाता है, राइट, पूरा वर्टिबल कॉलम आ जाता है, आपका रिब्स आ जाते हैं, आपका स्टर्नम आ जाता है। आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स होती हैं। अपेंडिकुलर सिस्टम में आपकी 126 आपकी बोन्स होती हैं, राइट। 80 बोन्स, 126 बोन, टोटल आपकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, जिसमें से आपकी 80 बोन्स पाई जाती हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, और आपकी जो 80 बोन्स एक्सियल में मैंने बताया, 126 आपकी बोन्स पाई जाती हैं अपेंडिकुलर सिस्टम में, राइट। तो जिसमें आपके आ जाते हैं लिम्स और आपके पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल्स आ जाते हैं। तो अपेंडिकुलर सिस्टम की हम बात करें तो उसमें आपके फोर लिम्स, हाइंड लिम्स दोनों, और आपके पेक्टोरल गर्डल्स आ जाती हैं और पेल्विक गर्डल्स आ जाती हैं। अब इनको डिटेल्ड में देखेंगे कि किस तरीके से स्केलेटल सिस्टम है। गिव मी अ मिनट। ये सब मैंने देख लिया। अब बात करते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही स्लाइड में सारा प्रिसाइज कर दिया है मैंने, क्या आपका सॉरी, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखें अगर, तो जो बोन्स ऑफ हेड होती हैं उसमें कितनी होती हैं, 29, वर्टिबल कॉलम में आपकी होती है 26, राइट। सर्वाइकल, थोरेसिक और ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। इसका एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, C7 T12 L5 और S1 और C1, ये आप याद रखें ये वाला फॉर्मूला। तो ये याद रहेगा आपको, क्योंकि इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कि सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है, थोरेसिक आपकी 12, लिम्बर 5, सैक्रल 1 और कॉक्साई आपकी 1 होती है। तो ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे। रिब्स आपके 12 पेयर्स होते हैं। नंबर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, उसमें मैंने क्या क्या बताया, हेड और स्कल आपका आ गया, वर्टिबल कॉलम आ गया, स्टर्नम आ गया, रिब्स आ गया। अब सबसे पहले हेड में देख लेते हैं आपकी क्या है कि बोन्स ऑफ हेड 29 है, जिसमें कि आपकी क्रेनियल बोन्स 8 है, फेशियल बोन 14 है, ईयर ऑसिकल आपके 6 हो गए और एक हायोड बोन हो गई। गिव मी अ मिनट, आपको अच्छे से ये सारा समझाती हूं मैं। देखो यहाँ पे ना डायग्राम बहुत सारे हैं इस स्लाइड में, तो एक एक करके डायग्राम को समझना कि डायग्राम में क्या कहा गया। जैसे कि बोन्स ऑफ हेड की बात करी, तो बोन्स ऑफ हेड में सबसे पहले आपका स्कल आ जाता है, ईयर ऑसिकल्स आ जाती है, यू शेप्ड आपकी इधर पे हायोड बोन आ जाती है। स्कल में आपकी क्रेनियल बोन्स आ जाती हैं, जो कि आपकी 8 होती हैं, राइट। जो 8 बोन्स है वो क्रेनियल बोन्स है, फ्रंटल बोन, ये इसके बारे में अभी बात करेंगे। देन फेशियल बोन्स हो गई आपकी, जो कि 14 है। ईयर ऑसिकल्स अगर आपने पढ़ा हो तो ईयर ऑसिकल्स हमारी होती है मेलियस इनकस स्टेपिस, राइट। ये दोनों कान की हमने मिला के 6 बताई। देन आपकी हायोड बोन बता दी एक, राइट। अभी देख लेते हैं हम स्कल की बोन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी आपकी बोन्स हैं। रुको, तो स्कल का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि स्कल की बोन्स कौन सी हैं, फेशियल बोन्स कौन सी हैं, उनको डायग्राम से देखो। यहाँ पे देखो फ्रंटल बोन आपको दिख जाएगी कि फ्रंटल बोन है इधर पे, पैराइटल बोन है आपकी टेम्पोरल बोन है, आपकी ऑसिपिटल बोन है, राइट। तो ये आपकी स्कल की क्रेनियल बोन्स दिखाई गई हैं। फेशियल में देखो आप लैक्राइमल, नेजल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, राइट, इथमॉइड, स्फीनॉइड, ये सारी आपकी बोन्स पूरा कलेक्टिवली इधर स्कल की दैट इज क्रेनियल प्लस फेशियल बोन्स आपकी दिखाई गई हैं। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये सारी आपकी बोन्स हो जाएंगी किसकी, क्रेनियल बोन्स। और आपकी जो फेशियल बोन्स है वो 14 होती हैं, जिसमें आपका इथमॉइड, लैक्राइमल बोन आ जाती है, आपकी नेजल बोन आ जाती है, जाइगोमेटिक, मैंडिबल, मैक्सिला, ये सारी बोन्स हैं आपकी किसकी, ये है आपकी फेशियल बोन्स। तो देख लिया आपने कि हेड में हमने 29 बोन्स देखी, जिसमें से क्रेनियम में हमारी 8 बोन्स हैं, फेशियल में 14 बोन्स है, हायोड हमारी 1 बोन है इधर पे,
और ईयर ऑसिकल्स की, दोनों कानों की मिला के मेलियस इनकस्टेपिस 6 बोन है। काउंट करोगे तो यहाँ पे सम आ जाएगा आपका 29। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो सर्वाइकल वर्टिब्री आपकी 7 होती हैं, ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। थोरेसिक आपकी 12 होती है, लुम्बर 5 होती है, स्टैक्रम 1 होती है, कॉक्साई 1 होती है, राइट। और स्टर्नम में आप देखें तो ब्रेस्ट बोन आपकी मिलती है। तो यहाँ पे देखो सर्वाइकल वर्टिब्री दिखाया है, थोरेसिक वर्टिब्री, लुम्बर वर्टिब्री आपकी यहाँ से यहाँ तक होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, सैक्रम, और ये कॉक्साई जो हमारी हिप बोन होती है। तो ये वाली बातें भी याद रखेंगे, क्योंकि डायग्राम में जिस तरीके से आपकी सर्वाइकल बोन्स, आपकी फेशियल बोन्स दिखाई हैं, उनको डायग्रामेटिकली भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। यहाँ पे आपका वर्टिब्रल कॉलम दिखाया हुआ है। वर्टिब्रल कॉलम में आप देखेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती हैं, थोरेसिक आपकी 12 होती हैं, ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं, लंबर 5 होती है, सैक्रम 1 और आपकी कॉक्साई भी 1 होती है। तो ये समझ में आ गया कि अभी तक हमने हेड की बात करी, वर्टिब्रल कॉलम की भी हमने बात कर ली, बोन्स देख ली, स्कल की, क्रेनियम की एंड फेशियल बोन्स भी हमने देख ली, हायोइड बोन्स देख ली। अब हमने देखना है रिब्स क्या होते हैं, क्योंकि स्टर्नम में भी एक बोन बता दी। कलेक्टिवली हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम था उसमें क्या क्या मिल रहा था आपको, मिल रहा था क्या, आपको हेड की बोन्स देख ली हमने, वर्टिब्रल कॉलम देखा, रिब्स और स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम के बारे में बता दिया कि एक ब्रेस्ट बोन में पाई जाती है आपकी एक बोन। अब हम रिब्स की बात करते हैं। रिब्स होते हैं आपके 12 पेयर्स। तो जो 12 पेयर्स होते हैं उनको सर्टेन डिविजन्स दिए गए हैं कि कौन से ट्रू रिब्स हैं आपके, कौन से फॉल्स रिब्स हैं, कौन से आपके फ्लोटिंग रिब्स है, राइट। तो इधर अगर आप देखें, मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि ट्रू रिब्स 1 to 7 पेयर्स होते हैं, फॉल्स रिब्स आपके 8 to 10 पेयर्स होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स आपके 11 और 12 होते हैं। तो 1 से 7 तक आपके जो रिब्स होते हैं वो होते हैं आपके ट्रू रिब्स। अब इन्हें ट्रू रिब्स क्यों कहा गया, जो आपके रिब्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आगे से स्टर्नम से, यानी कि आगे की साइड से, वेंट्रल साइड से, और पीछे यानी कि बैक साइड डोर्सल साइड से वो कनेक्टेड होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। अगर ये कनेक्शन पाया जाता है तो ये है ट्रू रिब्स, राइट। और जो रिब्स होते हैं ये आपके बाइसेफेलिक होते हैं। एनसीईआरटी में देखेंगे तो बाइसेफेलिक का मतलब है कि दो इनके पास आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस पाए जाते हैं, तो इसीलिए इनको बाइसेफेलिक बोला जाता है। कैपिटुलम, ट्यूबरकुलम, दो तरीके के आर्टिकुलेटिंग सरफेस इनके पास पाए जो जाते हैं एट डोर्सल सरफेस। ये वाली लाइन भी याद रखेंगे कि हमारे रिब्स बाइसेफेलिक होते हैं, दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस पाए जाते हैं एट डोर्सल सरफेस पे आपके। तो ये वाली लाइन याद रखो। तो जो रिब्स ट्रू हैं 1 to 7 पेयर्स हैं, जो कि आगे से स्टर्नम से जुड़े हुए हैं और पीछे डोर्सल साइड पे आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं। और फॉल्स रिब्स हैं आपके 8 to 10। अब ये फॉल्स रिब्स क्यों हैं, क्योंकि ये 7th की हाइलिन कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कहलाएंगे आपके क्या, फॉल्स रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स आपके फ्लोट कर रहे होते हैं, ये आगे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो समझ में आ गया ट्रू रिब्स कौन से हैं। 1 to 7 पेयर्स आपके होते हैं ट्रू रिब्स। 8 to 10 जो आपके होते हैं वो होते हैं फॉल्स रिब्स। क्यों फॉल्स कहा गया उनको, क्योंकि वो हाइलिन कार्टिलेज ऑफ 7th जो पेयर आपका रिब्स होता है उससे जुड़े होते हैं, वो डायरेक्टली नहीं जुड़े होते। फ्लोटिंग रिब्स आपको बता दिया, सारी चीजें समझ में आई होंगी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की, कि हेड में कितनी बोन है। हेड का हमने समझा 29, स्कल क्रेनियम बोन्स देखी, फेशियल बोन्स देखी, हायोइड देखी हमने, राइट। वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्री 7, आपकी थोरेसिक 12, देन आपकी लुम्बर 5, सैक्रल 1, कॉक्साई भी आपकी 1। देन हमने रिब्स का स्टर्नम का देख लिया। स्टर्नम में एक ब्रेस्ट बोन होती है, हमारी इधर लिखा भी हुआ है, आप देखें तो ब्रेस्ट बोन 1। रिब्स की बात करें तो 12 पेयर्स ऑफ आपके रिब्स होते हैं। रिब्स के टाइप्स देख लिए, फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स एंड आपके फ्लोटिंग रिब्स। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये वाली चीजें भी याद रखें। तो अब बात करते हैं हम अपने अपेंडिकुलर सिस्टम की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो देख लेते हैं हम। गिव मी अ मिनट,
यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो जो हमारा पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 126 कर लो इसको, 126 बोन्स होती हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको समझाएंगे अभी। 120 तो हमारी हो ही जाएंगी, कैसे 120 हमारी हो जाएंगी, 30 आपके हैंड में होती है, 30 30 30 30 फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब, और आपकी 4 होती हैं पेक्टोरल गिर्डल में बोन्स, और आपकी 2 होती हैं पेल्विक गिर्डल में। इसको मैं सही कर देती हूँ आपका, क्योंकि हम 126 बोन के बारे में बात कर रहे हैं। ये टाइपिंग है आपका, इधर इसको सही कर देती हूँ मैं, गिव मी अ मिनट। इसको 6 कर लो आप लोग, ये आपकी 126 होती हैं, गिव मी अ मिनट। 126 बोन्स होती हैं आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। इसको सही कर दिया है ताकि कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। ये आपकी 126 बोन्स हो गई, किसमें, आपकी स्केलेटल सिस्टम में। तो ये वाली चीज याद रखना, क्योंकि नोट्स में अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ है तो उसको सही कर देंगे ताकि आप लोगों को याद रहे। तो ये 126 बोन्स बोल दिया मैंने। 126 कैसे, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब की मिला के आपकी 120 हो जाएंगी। 30 30 30 लेफ्ट, 30 राइट हैंड में, 30 आपके लेफ्ट लेग, 30 आपके राइट और लेफ्ट लेग, तो 120 इधर हो गई। और आपकी 4 बोन्स होती हैं पेल्विक गर्डल में, 2 होती हैं आपकी कॉक्सल में, तो हो गए आपके 126 बोन्स। तो बोन्स ऑफ फोर लिम्स की बात करें, फोर लिम्स हाइंड लिम्स की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ। फोर लिम्स में आपने पढ़ा हुआ है, ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, आपकी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस होती हैं। ऐसे ही अगर आप हाइंड लिम्ब की बात करें, वहां पे फीमर होती है, टिबिया होती है, फिब्यूला होती है आपकी, राइट। ऑल्सो आपकी पटेला होती है, राइट, जो कि ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से मिलकर बनी होती है आपकी, राइट। और आपकी टार्सल्स होती हैं, मेटाटार्सल्स होती हैं, यहाँ पे भी आपकी फेलेंजेस मिलती हैं। तो वही बताया हुआ है कि बोन्स ऑफ फोर लिम्ब इंक्लूड करती है आपकी ह्यूमरस, रेडियस, कार्पस, अल्ना, मेटाकार्पल्स और आपकी फेलेंजीज। देन आपकी फोर लिम्ब हाइंड लिम्स की देखें तो फीमर होती है, पटेला होती है, थाई बोन बोलते हैं फीमर को। देन आपकी टिबिया होती है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजीज। ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं कि क्या है ये सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स की, कि ये क्या है। बोन्स ऑलरेडी समझ में आ गई हैं, इनको अभी डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेंगे, राइट। पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल, इसके बारे में बात कर लेते हैं, गिव मी अ मिनट। देखो ऑलरेडी आपको पता है कि अगर आप देखें, आपकी जो ये फिंगर होती है सबसे छोटी, यहाँ पे आपकी क्या पाई जाती है, यहाँ पे आपकी पाई जाती है अल्ना, इधर आपकी पाई जाती है रेडियस, ये हो गई हमारी ह्यूमरस, इधर हो गई आपकी कार्पल्स। ये मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपकी हो गई मेटाकार्पल्स, इधर हो गई आपकी फेलेंजिस। तो समझ में आ गया होगा, ये टोटल 30 बोन्स आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। देन ऐसे ही आपके फोर लिम्स का हमने समझा। अब हम हाइंड लिम्ब का समझ लेते हैं कि हाइंड लिम्स में किस तरीके से बोन होती हैं। तो हाइंड लिम्स में अगर हम देखें तो आपकी फीमर होती है, टिबिया होती है, फिब्यूला होती है, पटेला होती है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजिस। तो समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल्स, इसमें किस तरीके से बोन्स प्रेजेंट है। तो पेक्टोरल गर्डल में मैंने बताया 4 बोन्स होती हैं, राइट, जैसे क्लेविकल और स्कैपुला। तो जो स्कैपुला होती है, जब आप लोग जिम करते होंगे तो आप देखते होंगे ट्रायंगुलर शेप में आपकी एक बोन उभर कर आती है, वही होती है आपकी स्कैपुला। उसमें एक प्रोसेस पाया जाता है, एक्रोमियन प्रोसेस, राइट। तो और क्लेविकल हमारी एस शेप्ड होती है, वो ब्यूटी बोन भी कहलाती है। तो ये बोन्स यहाँ पे होती हैं। स्कैपुला इज द लार्जेस्ट ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन, और वो कौन से रिब्स को छुपाए होती है स्कैपुला, आपकी वो छुपाए होती है 2nd एंड 7th रिब्स को। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखना। और जो स्कैपुला है
उसमें स्लाइटली एलिवेटेड रिज पाया होता है जो कि प्रोजेक्ट एज फ्लैट, जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि स्कैपुला में एक एक्रोमियन प्रोसेस भी प्रेजेंट होता है और वो हेल्प करता है आपके शोल्डर जॉइंट में, जो कि होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। किस तरीके से जॉइंट बनते हैं, क्या है जॉइंट्स, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, राइट। क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है इसके साथ। बिलो द एक्रोमियन इज अ ग्लिनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमर्स टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि एक्रोमियन के नीचे आपको एक ग्लिनोइड कैविटी देखने को मिलती है जो कि आर्टिकुलेट कर रही होती है किसके साथ, हेड ऑफ ह्यूमरस, और जो कि शोल्डर जॉइंट बना रही होती है। आप देखेंगे तो आप जब जिम करते हैं आपको डोर्सल साइड पे ट्रायंगुलर बोन मिलती है जिसमें एक्रोमियन प्रोसेस प्रेजेंट होता है, उसके बिलो एक ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि आपके हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ जॉइंट बनाती है, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं और इसको हम शोल्डर जॉइंट भी बोल रहे होते हैं, राइट। समझ में आ गया पेक्टोरल गर्डल, राइट। तो पेक्टोरल गर्डल में हमने देख लिया, स्कैपुला पढ़ लिया, एक्रोमियन प्रोसेस पढ़ लिया, ग्लिनोइड कैविटी समझ ली, राइट। और क्लेविकल आपकी जो इधर आप देखेंगे तो ये ब्यूटी बोन्स इधर होती हैं एज शेप्ड, तो ये ब्यूटी बोन भी कहलाती है। जितनी ज्यादा ये शार्प होती है उतना आप देखेंगे कि जो ये ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहां पे उतने मार्क्स मिल रहे होते हैं। क्लेविकल को कॉलर बोन्स और ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, राइट। अब हम आ जाते हैं पेल्विक गर्डल में। पेल्विक गर्डल में दो कॉक्सल बोन्स होती हैं और ये फॉर्म होती है किसके फ्यूजन से, इलियम स्टियम प्यूबिस, इनके फ्यूजन से ये जो बोन है दो कॉक्सल बोन आपकी बन रही होती हैं, राइट। समझ में आ गया आपको ये सारी चीजें। तो फीमर है आपका, फीमर और ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, जो दो कॉक्सल बोन है आपकी किससे मिलकर बन रही होती है, इलियम स्टियम प्यूबिस। यहाँ पे एक कैविटी पाई जाती है एसिटाबुलम कैविटी। वहां पे हमें जो पेक्टोरल गर्डल थी वहां पे कौन सी कैविटी पाई जा रही थी, वहां पे आपकी पाई जा रही थी क्लिनोइड कैविटी। जबकि आपकी जो पेल्विक गर्डल्स होती हैं यहाँ पे पाई जाती है आपकी एक और कैविटी जिसको हम कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी, राइट। समझ में आया। तो वही बताया गया है, ये देखो इधर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी पाई जाती है, कैविटी मिलती है हमें एसिटाबुलम टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट्स, राइट। समझे। पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल में स्कैपुला कैविकल बोन्स थी और आपका वहां पे एक्रोमियन प्रोसेस था, ग्लिनोइड कैविटी थी, तो समझे क्लेविकल बोन भी थी, तो सबको समझ में आ गया। देन हम पेल्विक बोन की बात करें, दो कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट हैं वहां पे, एक हाफ और दूसरी हाफ को मिलकर पूरा बनती हैं ये कॉक्सल बोन, जिस तरीके से आप देखें। और ये जो कॉक्सल बोन्स होती हैं ये किसके फ्यूजन से बनती हैं, इलियम स्टियम प्यूबिस के फ्यूजन से बनती हैं। ऑल्सो यहाँ पे एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी, राइट। समझ में आया आपको। देन हम बात कर रहे हैं जॉइंट्स की। अब देखो जॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स है आर्टिकुलेशन फ्रॉम वेयर टू और मोर बोन्स मीट, राइट। तो अब देखो आपकी बॉडी का वेट, राइट, या फिर आपको जो भी एफर्ट्स लगाने हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो बैलेंसिंग पॉइंट चाहिए ही होगा ना। जैसे आप देखेंगे मैंने आपको जो हमारा 15 मिनट वाला कॉन्सेप्ट कैप्सूल था उसमें जॉइंट्स बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे मैं अभी इधर यहाँ पे एफर्ट्स लगा रही हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे एक जॉइंट आपको दिख रहा है ये, और यहाँ पे अगर मैं अपना हाथ ऊपर उठा रही हूँ तो मसल में यहाँ पे एफर्ट लग रहे हैं, तो ये फलक्रम का काम कर रहा है। सी शॉ आपने खेला है, तो ये जो जॉइंट है ये है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉरी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो इधर होता है आपका, ये है आपका एल्बो जॉइंट, इसको कहेंगे हिंज जॉइंट, राइट। समझे। तो ये हिंज जॉइंट की बात कर रहे थे, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका इधर शोल्डर पे होता है। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं करना। जो शोल्डर जॉइंट होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और जो आपका एल्बो पे होता है वो होता है आपका हिंज जॉइंट। समझ में आया, राइट। तो ये वाली चीज थी, इसको क्लियर कर दिया है कि जैसे आप इधर एफर्ट लगा रहे हैं, आप कुछ भी चीज उठा रहे हैं, इस तरीके से आप कुछ भी उठा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एफर्ट लग रहा है
और उसे बैलेंस कौन कर रहा है, उसे बैलेंस कर रहा है आपका क्या, एल्बो जॉइंट, जो कि है आपका हिंज जॉइंट। तो ये बैलेंसिंग जो एक्शन शो करते हैं पूरी बॉडी में, वो आपके कहलाते हैं क्या, वो कहलाते हैं जॉइंट्स। वो काम कर रहे होते हैं एज अ फलक्रम। तो उसके बारे में हम समझेंगे। अब देखो टाइप ऑफ जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं आपके, फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं आपके, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं आपके, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। तो इनके बारे में समझ लेते हैं कि फाइब्रस जॉइंट क्या है। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और आपके साइनोवियल जॉइंट्स। तो जो जॉइंट्स आपकी बोन्स ज्वाइंट बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो भी जॉइंट्स आपके इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो आप कहलाते हैं आपके क्या, फाइब्रस जॉइंट्स। ये आपके सूचर्स ऑफ स्कल्स में पाए जाते हैं, सूचर्स इन द स्कल्स, यानी कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। तो ये आपके सूचर्स ऑफ स्कल्स में पाए जाते हैं। एग्जांपल है किसका, फाइब्रस जॉइंट का, इमूवेबल जॉइंट्स का। देन हम बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट की, तो यहाँ पे बोन्स ज्वाइंट बाय कार्टिलेजिनस, और ये कहाँ पे मिलते हैं आपके, जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्री। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं हमारे वो सेमी मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट हमारे इमूवेबल हैं, जो कि आपके सूचर्स ऑफ स्कल में पाए जा रहे हैं। और हमारे जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं वो आपके कहाँ पे, बिटवीन आपकी वर्टिब्री में पाए जाते हैं, जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्री, और ये आपके सेमी मूवेबल होते हैं। अब बात कर लेते हैं साइनोवियल जॉइंट्स की। जैसे कि यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये आपके मूवेबल जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। इनके टाइप्स दिए हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट विद साइनोवियल फ्लूइड फॉर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे मूवमेंट करना आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आसान हो जाएगा, राइट। तो देख लेते हैं टाइप, जिसमें कि हिंज जॉइंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, बॉल एंड सॉकेट, पिवेट जॉइंट एंड आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। तो हिंज जॉइंट की बात करें तो हिंज जॉइंट ये देखो आपको एल्बो में और नी में मिलता है। ये देखो इस तरीके से, ये जो है इस तरीके से जो जॉइंट मिल रहा है ये कहला रहा है आपका जॉइंट। और ये देखो ये इस तरीके से आपने रोटेट किया पूरा, इस तरीके से ये ऐसे रोटेट कर रहे हो, अपने पूरे हैंड को रोटेट कर रहे हो, यहाँ पे मिलता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया था। पिवेट जॉइंट आपके नेक में पाया जाता है, जो कि आप फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा में देखने को मिलता है। फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा को क्या कहते हैं मेरे को तो पता है, आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट से इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि उनको फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा का नाम पता हो। कमेंट में बताएंगे क्योंकि बहुत होशियार हैं स्टूडेंट। फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं, और उनके बीच में मैंने बताया कौन सा पिवेट जॉइंट मिलता है आपका, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग को स्लाइडिंग से याद रख सकते हैं, इस तरीके से आप स्लाइड कर रहे हैं। ये आपका व्रिस्ट में जो जॉइंट पाया जाता है ये पाया जाता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। एक और जॉइंट होता है सैडल जॉइंट, जो कि आपकी थंब की मेटाकार्पल और टार्सल के बीच में देखने को मिलता है यहाँ पे, तो वो भी सैडल जॉइंट भी होता है, राइट। तो समझे, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट। तो और जो हमारे हेड और फर्स्ट वर्टिब्रा के बीच में भी एक और जॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं क्या, कॉन्डेलॉइड जॉइंट। तो समझ में आ गया जॉइंट्स हमारे सारे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट हमारा शोल्डर जॉइंट है। और आपका हिंज जॉइंट की बात करें तो वो एल्बो और नी में मिलता है, राइट। बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पिवेट जॉइंट फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा में मिलता है। कॉन्डेलॉइड जॉइंट आपका जो हेड है और फर्स्ट वर्टिब्रा में मिलता है। ग्लाइडिंग जॉइंट आपके ब्रिस्ट बोन्स में मिलता है, राइट। और सैडल जॉइंट मैंने बता दिया, मेटाकार्पल और मेटाकार्पल्स और कार्पल्स ऑफ थंब के बीच में ये वाला जो जॉइंट होता है इसको कहते हैं हम सैडल जॉइंट। तो समझ में आए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डेलॉइड जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ये 6 तरह के सारे जॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू में, तो याद रखेंगे सारे एग्जाम्पल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्केलेटल डिसऑर्डर, मिस्थेनिया ग्रेविस। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि क्या कर देता है, प्रोग्रेसिव वीकनेस कर देता है मसल की। यहाँ पे क्या होता है,
कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसको याद रखना। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन हो जाता है यहाँ पे किसका, मसल का, और वीकनिंग हो जाती है मसल की। मिस्थेनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें दो में कंफ्यूजन होता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपका जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इसमें डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि आपके कम्युनिकेशन कराता है आपके मसल्स में। अगर वो डिजनरेट हो जाता है तो क्या होता है कि लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ मसल हो जाता है, और ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये वाली चीजें याद रखेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा होता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, माइस्थीनिया ग्रेविस है आपका क्या, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें मसल वीकनिंग हो जाती है और आपकी मसल डिस्ट्रॉफी में डीजनरेशन हो जाता है मसल का। अर्थराइटिस, इसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है जॉइंट का, जिसकी वजह से आपको पेन होता है, स्टिफनेस होता है। तो समझे, अर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स का। ऑस्टियोपोराइसिस, रिड्यूस बोन डेंसिटी ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, इंक्रीज ऑफ फ्रैक्चर रिस्क। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जब आपका एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लग जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस आपकी ओल्ड एज में देखने को मिलता है। ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं उनको एस्ट्रोजन रोक के रखता है। जब एस्ट्रोजन ही खत्म हो जाता है तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, बोन को खाने लग जाते हैं, इसलिए बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। राइट, तो वही बोला गया है कि रिड्यूस बोन डेंसिटी ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, इंक्रीज रिस्क ऑफ आपका क्या, फ्रैक्चर का रिस्क होता है। एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल कॉजिंग पेन एंड इन्फ्लेमेशन, इसको कहेंगे गाउट और गाउटी अर्थराइटिस। अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होने लग जाए, राइट, तो वही कहलाएगा आपका गाउटी अर्थराइटिस। आपके जॉइंट्स में यहाँ पे अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आ गए तो जॉइंट पेन होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, इसी को हम कहते हैं क्या, गाउटी अर्थराइटिस। तो समझे आप सारे डिसऑर्डर, माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। और क्या देखा हमने, ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर, गाउटी अर्थराइटिस, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वहां उनका एक्युमुलेशन जॉइंट्स में हो रहा है तो वो भी आपकी इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं। अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स लाता रहता है, 350+ लाइव लेक्चर, 14+ टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में। आप मेरा कोड लगा सकते हैं दीप20, यहाँ से भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। और भी आपके लिए बैचेस चल रहे हैं जिसमें आपको 1450+ आपके जो लाइव लेक्चर्स हैं वो मिल रहे हैं, 40+ टेस्ट, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही समझाई जाएंगी। अमेजिंग टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। जो भी टीचर्स आपको पसंद हो उनका कोर्स आप ले सकते हैं, राइट। और आप मेरा कोड लगा सकते हैं यहाँ पे क्या, दीप20, तो ये कोड आप लगा सकते हैं दीप20, यहाँ से भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जितना भी चैप्टर मैंने आपको समझाया मसल्स के बारे में, मसल के टाइप्स, मूवमेंट, लोकोमोशन में डिफरेंट, राइट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की सारी बातें, अपेंडिकुलर, एक्सियल सिस्टम, जॉइंट्स, डिसऑर्डर्स, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। ऑल्सो आप कमेंट करेंगे कि जो जॉइंट है फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री के बीच में वो कौन सा जॉइंट है, राइट। और मैंने आपसे पूछा है कि वो जो भी वर्टिब्री हैं उनको क्या कहते हैं, राइट, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्री को। तो मुझे कमेंट में वो मिल जाना चाहिए। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।